स्वागत है। आज हम 2013 की एक बेहद असरदार फिल्म पर बात करने वाले हैं, प्रिजनर्स। हाँ, ये फिल्म वाकई देखने वालों को अंदर तक झकझोर देती है। सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है ये। सही कहा। ये तो मतलब मानवीय भावनाओं, हताशा और नैतिकता के गहरे सवालों में उतर जाती है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे विश्लेषण भी हैं, जैसे कि प्रिजनर्स, अ फादर्स डेस्परेशन एंड द मेज, फिर विजिलेंटिज्म एंड द मॉरल लैब्रिंथ, और एक और है विजिलेंटिज्म एंड द मॉरल मेज। टाइटल से ही अंदाजा लग जाता है कि बात किस बारे में होगी। हाँ, तो आज हम इन्हीं विचारों के सहारे फिल्म की कहानी, उसके किरदारों के जो मुश्किल फैसले हैं और वो जो एक अनसुलझी पहेली सी है ना इसमें, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कोशिश यही है कि फिल्म के उस पूरे ताने बाने को खोलें जहां असल में हर कोई, हर किरदार किसी न किसी चीज का कैदी लगता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस घटना से जहां से सब शुरू हुआ। थैंक्सगिविंग का दिन है। पेंसिल्वेनिया का एक शांत सा कस्बा। दो परिवार हैं, डोवर और बिर्च, साथ में खाना खा रहे हैं। माहौल बिल्कुल आम सा है। और तभी उनकी छोटी बेटियां एना डोवर और जॉय बिर्च बाहर खेलने जाती हैं और गायब हो जाती हैं। बस वहीं से सब बदल जाता है। एक खुशी का माहौल अचानक डर और खौफ में बदल जाता है। और जो आखिरी सुराग मिलता है वो है पास में खड़ी एक पुरानी सी आरवी वैन। यहीं पर एंट्री होती है डिटेक्टिव लोकी की। जेक गाइलेनहाल ने निभाया है ये किरदार। एक होशियार डिटेक्टिव, पर थोड़ा अलग थलग रहने वाला। हाँ, लोकी तेजी से काम करता है। वो आरवी ढूंढ लेता है और उसके ड्राइवर एलेक्स जोन्स को पकड़ लेता है। पॉल डैनो ने ये रोल किया है। लेकिन एलेक्स वो पूछताछ में कुछ खास मदद नहीं करता। लगता है जैसे मानसिक रूप से वो पूरी तरह ठीक नहीं है। बताया जाता है कि उसका आईक्यू 10 साल के बच्चे जितना है। और क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। बस यही वो मोड़ आता है जो केलर डोवर यानी एना के पिता ह्यू जैकमैन को तोड़ देता है। हाँ, जब एलेक्स को रिहा किया जा रहा होता है, वो केलर के पास से गुजरते हुए बहुत धीरे से कहता है, जब तक मैं उन्हें छोड़कर नहीं गया वे रोई नहीं थी। ये सुनते ही केलर का शक यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि यही आदमी है और पुलिस नाकाम हो गई है। यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जिसे विजिलेंटिज्म कहते हैं। मतलब जब कोई नागरिक खुद ही न्याय करने निकल पड़ता है। बिल्कुल। केलर गुस्से और हताशा में एलेक्स को अगवा कर लेता है। उसे एक पुरानी सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, सच उगलवाने के लिए। मारना, भूखा रखना, गर्म पानी डालना, ये सब देखना स्क्रीन पर बहुत मुश्किल है। हाँ, ये फिल्म का सबसे अहम और विवादित हिस्सा है। केलर एक तरफ बहुत धार्मिक दिखाया गया है, प्रार्थना करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को बचाने के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या प्यार और जुनून में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है? क्या ये जायज है? यही तो फिल्म का केंद्रीय नैतिक सवाल है। केलर मानता है कि वो जो कर रहा है वो जरूरी है। वो कहता भी है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद कितना बदल जाता है? एग्जैक्टली। हाँ। वो खुद एक कैदी बनता जा रहा है अपने गुस्से का, अपने तरीकों का। और उसके दोस्त फ्रैंकलिन और नैन्सी बर्च, उन्हें पता चल जाता है। वो डरते हैं, असहमत होते हैं, पर वो भी अपनी बेटी के लिए इतने डरे हुए हैं कि किलर को रोक नहीं पाते। वो भी एक तरह से मजबूर हैं। सबकी अपनी अपनी उलझन है। उधर डिटेक्टिव लोकी भी चुप नहीं बैठा है। वो अपनी जांच में लगा हुआ है, पुराने केसेस देख रहा है, संदिग्धों से मिल रहा है। हाँ, और उसकी जांच भी कम उलझी भी नहीं है। उसे एक पादरी के तहखाने में एक लाश मिलती है और उस लाश के गले में एक अजीब सा पेंडेंट होता है, एक मेज जैसा, मतलब भूल भुलैया जैसा डिजाइन। हाँ, पादरी कहता है कि वो आदमी बच्चों को अगवा करके ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा था। फिर नोकी को एक और संदिग्ध मिलता है, बॉब टेलर। ये आदमी घरों में घुसकर दीवारों पर मेज बनाता रहता है। और उसके घर से तो बच्चों के खून लगे कपड़े और मेज की बहुत सारी ड्राइंग्स मिलती हैं। लगता है केस सुलझ गया। हाँ, एक पल को लगता है कि यही है असली मुजरिम, लेकिन पूछताछ के दौरान वो खुद को गोली मार लेता है। और बाद में पता चलता है कि वो तो खुद बचपन में अपहरण का शिकार हुआ था। वो अपराधी नहीं बल्कि एक और पीड़ित था। वो भी अपनी दिमागी भूल भुलैया में फंसा हुआ था। ये मेज का निशान बार बार आता है, पेंडेंट पर, ड्राइंग्स में, बाद में एक टैटू पर भी। ये सिर्फ कोई राज का सुराग नहीं लगता, बल्कि ये किरदारों की उलझन, उनके जुनून और नैतिक दुविधाओं का प्रतीक बन जाता है ना? बिल्कुल सही। जैसे हर कोई अपनी अपनी भूल भुलैया में फंसा हो। लोकी सुरागों की भूल भुलैया में, केलर अपने गुस्से और बदले की, और जो असली अपराधी है वो अपनी नफरत की। ये मेज मतलब भ्रम का प्रतीक है। हाँ, और शायद सच तक पहुंचने के मुश्किल रास्ते का भी।
कहानी में फिर एक बड़ा मोड़ आता है जब दूसरी लापता लड़की जॉय बिर्च मिल जाती है। हाँ, वो जिंदा है, नशे की हालत में है, डरी हुई है, पर जिंदा है। और अस्पताल में जब केलर की पत्नी ग्रेस उसके पास जाती है तो जॉय बेहोशी में बुदबुदाती है, तुम वहां थीं, तुम वहां थीं। ये सुनकर केलर चौंक जाता है। ग्रेस तो एलेक्स को देखने उस पुरानी इमारत गई थी जहां केलर ने उसे कैद कर रखा था। तो जॉय ने उसे वहां कैसे देखा? इसका मतलब जॉय को वहां नहीं बल्कि कहीं और रखा गया था। केलर फौरन समझ जाता है, एलेक्स के घर पर, उसकी आंटी हॉली जोन्स के घर पर। मेलिसा लियो ने कमाल का काम किया है इस रोल में। हाँ, केलर सीधा हॉली के घर पहुंचता है। अब तक वो एक सीधी साधी मदद करने वाली बुजुर्ग महिला लग रही थी, लेकिन जैसे ही केलर सवाल करना शुरू करता है, हॉली का असली रंग सामने आ जाता है। वो बंदूक निकाल लेती है और फिर वो सच बताती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कि असल में हॉली और उसका मरा हुआ पति ही सालों से बच्चों के अपहरण के पीछे थे। वजह सामा पहले उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था और उनका भगवान पर से विश्वास उठ गया। तो उन्होंने बदला लेने का फैसला किया भगवान से, दुनिया से। वो दूसरे बच्चों को अगवा करने लगे ताकि उनके माँ बाप भी वही दर्द महसूस करें, उनका भी विश्वास टूट जाए। ये था उनका ईश्वर के खिलाफ युद्ध। कितना भयानक है ये सोचना भी। और एलेक्स जोन्स, वो उनका पहला शिकार था, बचपन में अगवा किया गया था, इसीलिए उसकी मानसिक हालत वैसी थी। वो भी एक कैदी था। हॉली फिर केलर को नशीली दवा दे देती है और उसे अपने आंगन में बने एक गुप्त गड्ढे में धकेल देती है। उसी गड्ढे में जहां एना डोवर पहले से ही कैद है। पिता जो बेटी को बचाने निकला था, अब खुद उसी के साथ कैद है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डिटेक्टिव लोकी का शक भी हॉली पर गहराता जा रहा है। वो हॉली के घर वापस आता है और वहां उसे हॉली के पति की एक पुरानी तस्वीर दिखती है जिसमें उसके गले में वही मेज वाला पेंडेंट। बस सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। लोकी समझ जाता है। वो घर में दाखिल होता है और देखता है कि हॉली आना को कोई नशीला इंजेक्शन लगाने वाली है। लोकी फौरन एक्शन लेता है, हॉली को गोली मार देता है और एना को बचा लेता है। आखिरकार दोनों लड़कियां अपने परिवार के पास लौट आती हैं। लगता है जैसे केस सुलझ गया, सब ठीक हो गया। लेकिन फिल्म का अंत वो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, वो बहुत दमदार है और खुला हुआ है। हाँ बिल्कुल। पुलिस क्राइम सीन से जा रही है, बर्फ गिर रही है, लोकी बहुत थका हुआ खड़ा है, केलर अभी भी लापता है उसी गड्ढे में। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। और तभी लोकी को एक बहुत धीमी सीटी की आवाज सुनाई देती है, वेश वेश। ये एना की इमरजेंसी सीटी है जो उसने केलर को दी थी, और आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। लोकी रुकता है, वो सुनता है ध्यान से, और स्क्रीन काली हो जाती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। क्या लोकी ने आवाज ठीक से सुनी? क्या वो समझ पाया? क्या वो केलर को बचाएगा? ये सारे सवाल हमारे ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। क्या केलर को बचाया जाना चाहिए? उसने जो किया, क्या उसकी सजा मिलनी चाहिए या उसे उसके दर्द का फल मिलना चाहिए? ये खुला अंत ही फिल्म को इतना सोचने पर मजबूर करता है, और ये हमें सीधे फिल्म के मुख्य विषयों पर ले जाता है, जैसे नैतिकता बनाम हताशा। हाँ, केलर का किरदार इसी कश्मकश का प्रतीक है। प्यार में एक इंसान किस हद तक जा सकता है, कहां पर बचाव की कोशिश क्रूरता बन जाती है। फिल्म केलर के दर्द को तो दिखाती है, लेकिन उसके तरीकों को सही नहीं ठहराती। वो नायक भी है और खलनायक भी। बिल्कुल, वो आसान जवाब नहीं देती। दूसरा बड़ा मुद्दा है विश्वास और हानि का। केलर और हॉली दोनों ने कुछ खोया है। केलर का विश्वास डगमगाता है, वो हिंसा चुनता है। हॉली का विश्वास नफरत बन जाता है और वो दूसरों का विश्वास तोड़ने निकल पड़ती है। हाँ, दोनों ही अपने दुख और नुकसान की प्रतिक्रिया में चरम पर चले जाते हैं, पर एकदम उल्टी दिशाओं में। एक भगवान से सवाल करता है, दूसरा भगवान के खिलाफ ही जंग छेड़ देता। ये दिखाता है कि दुख इंसान को क्या से क्या बना सकता है। और वो मेज का प्रतीक, वो सिर्फ बाहरी पहेली नहीं बल्कि किरदारों के अंदर की उलझन है। केलर का गुस्सा, लोकी का सच ढूंढने का जुनून, एलेक्स का भटका हुआ दिमाग, हॉली की नफरत, सब एक भूल भुलैया है। सही कहा, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। शायद ये दिखाता है कि सच कभी सीधा नहीं होता। हाँ, और कई बार सच ढूंढते ढूंढते आप खुद उसमें खो जाते हैं। और फिल्म का टाइटल प्रिजनर्स, कैदी, ये भी कितना सटीक है। सिर्फ एना और जॉय ही कैदी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर किरदार कैदी है। केलर अपने गुस्से और अपराध बोध का, ग्रेस अपने दुख का, एलेक्स अपने अतीत और अपनी हालत का, लोकी अपने फर्ज और अपनी फ्रस्ट्रेशन का, और हॉली अपनी नफरत का। ये कैद सिर्फ बाहर की दीवारों की नहीं है, ये अंदर की कैद है।
मानसिक, भावनात्मक। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो प्रिजनर्स एक पिता के प्यार की कहानी जरूर है, लेकिन ये दिखाती है कि ये प्यार जब हताशा और गुस्से के साथ मिलता है तो इंसान को कैसी अंधेरी नैतिक भूल भुलैया में फंसा सकता है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय क्या है। क्या सिस्टम हमेशा न्याय दे पाता है? और अगर नहीं, तो क्या इंसान को खुद न्याय करने का हक है? और उसके परिणाम क्या होते हैं? केलर का सफर हमें इन मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़ा दुख अच्छे इंसानों को भी तोड़ सकता है, उन्हें वो बना सकता है जो वो शायद कभी नहीं थे। हाँ, और ये भी कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी किसी न किसी कैद में जी रहा है। फिल्म कोई साफ जवाब नहीं देती, बस गहरे सवाल छोड़ जाती है। शायद यही सबसे बड़ा विचार है जो फिल्म छोड़ जाती है कि असली कैद क्या है। क्या वो जो दीवारों के पीछे होती है, या वो जो हम अपने डर, अपने फैसलों, अपने अपराध बोध से अपने अंदर बना लेते हैं। हर कोई अपनी भूल भुलैया में है। सवाल ये है कि क्या उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा होता है, या कुछ कैदें वो जिंदगी भर की होती हैं।